आहान और सुमित के बाद आस्था की नजर ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव को देखते ही आस्था के चेहरे पर चमक आ गई। वो सीधा ध्रुव के सामने जाकर खड़े होकर कहने लगी, आप ध्रुव है ना? ध्रुव सक्सेना, द फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट। ध्रुव पहले तो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई। उसने कहा, जी भाभी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरा नाम ध्रुव सक्सेना है और मैं फेमस हार्ट सर्जन भी हूँ। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है भाभी कि आप मुझे जानती हैं। तभी बाकी तीनों जलन से ध्रुव की ओर देखने लगे। आहान धीमे लहजे में बोला, अरे भाभी ध्रुव को जानती है? मतलब ध्रुव और भाभी जल्दी दोस्त भी बन सकते हैं। अरे वाह बेटी, क्या तुम सच में इस नालायक को जानती हो? आस्था हैरानी से दादाजी की ओर देखकर बोली, दादाजी, इन्हें कौन नहीं जानता? ये बहुत बड़ी डॉक्टर है और बहुत फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट भी। इनसे मिलना तो मेरा ड्रीम था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे आइडल मुझे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आस्था ध्रुव पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। आहान बेचारा सा मुंह बनाकर कहने लगा, अगर मुझे पता होता कि भाभी को डॉक्टर इतने पसंद है तो मैं कॉलेज जाने के बजाय डॉक्टर ही बन जाता। हाँ, अगर हमें पता होता तो मैं बिजनेसमैन बनने की बजाय कोई छोटा डॉक्टर ही बन जाता। हाँ ना, मैं भी 7 स्टार होटल खड़ा करने की बजाय कोई डॉक्टर या नर्स का ही काम कर लेता। तीनों ही ध्रुव की तारीफ सुनकर मुंह बनाने लगे। आस्था उन सबकी ऐसी शक्लें देखकर और उनका बेचारा सा मुंह और बेतुकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आस्था को इस तरह से हंसता हुआ देखकर वो चारों भी मुस्कुराने लगे। आहान मुस्कुराते हुए बोला, भाभी को देखकर ये तो कंफर्म हो गया कि मेरे खड़ूस और राक्षस भाई की जिंदगी में ऐसी लड़की ही आनी चाहिए थी, क्योंकि भाई अगर आग है तो भाभी पानी की तरह एकदम शांत। तभी आलोक जी कहने लगे, आस्था बेटा, आओ, मैं तुम्हें इस परिवार से मिलाता हूँ। अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि इस घर में कोई और औरत नहीं है। यहाँ ये चारों ही हैं। सच बताऊं तो ये चारों सिर्फ मेरी फैमिली का हिस्सा ही नहीं बल्कि मेरे दिल के भी बहुत करीब है। जितना प्यार मैं अरमान से करता हूँ उससे कहीं ज्यादा शायद मैं इन चारों से करता हूँ। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, वो चारों मुंह खोले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दादाजी ने आगे कहा, आस्था बेटा, ये आहान है, ये अरमान का कजन ब्रदर है और मेरा छोटा पोता। ये हमारे साथ यहीं सिंघानिया मैंशन में रहता है। ये अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है। आहान का इंट्रोडक्शन सुनकर आस्था ने मुस्कुराकर आहान की ओर देखा। दादाजी आकाश की ओर देखते हुए बोले, बेटा, ये आकाश शहर के फेमस 7 स्टार होटल का मालिक है और हमारे पास वाला जो विला है वो इसी का है। लेकिन हमारे कहने से ये अपने विला में कम सिंघानिया मेंशन में ज्यादा रहता है। दादाजी, यहाँ मेरा दिल थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाता। वैसे भी मेरे पापा विदेश में रहते हैं और वो मुझसे कभी कभार ही मिलने आते हैं। आकाश की मां की डेथ विदेश में कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद आकाश हमेशा के लिए इंडिया में शिफ्ट हो गया। विदेश में रहना उसके लिए अब नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ की यादें थी। अब दादाजी सुमित की ओर मुड़ गए और बोले, बेटा, ये सुमित अग्रवाल शहर का मशहूर बिजनेसमैन है। कम से कम 600-700 लोग इसके नीचे काम करते हैं, लेकिन मजाल है जो इसमें इतना सा भी घमंड हो। सुमित यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर अपने बंगलों में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। अभी फिलहाल अरमान की शादी की वजह से कुछ दिनों के लिए यहाँ शिफ्ट हुआ है। दादाजी ने एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन आस्था से करवा दिया। दादाजी ने आस्था को समझाते हुए कहा, बेटा, ये हमारा छोटा सा परिवार है और अब तुम इस परिवार का सबसे खास हिस्सा हो, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू और अरमान की बीवी हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दिल से इस फैमिली को अपनाओगी। दादाजी के ये कहते ही आस्था का चेहरा एकदम से मुरझा गया। पिछली रात को हुआ सारा इंसिडेंट उसके सामने एक एक करके घूमने लगा। आस्था उन चारों पर से नजरें हटाकर अब पूरे घर को देखने लगी। कहने को तो पूरा घर महल के जैसा था, लेकिन घर ब्लैक और डार्क कलर के थीम से सजा था, जो दिखने में डरावना और किसी भूत बंगले जैसा लग रहा था। दादाजी ने आस्था की आंखों में आए सवालों को देख लिया। वो बोले, घर की थीम डार्क है, ये तुम्हें खास पसंद नहीं आ रही है ना? और तुम्हें एकदम भूतिया वाली फीलिंग आ रही होगी, लेकिन हम क्या करें? इस घर में तुम्हारे पति अरमान सिंघानिया का राज चलता है और हम चाहते हैं कि तुम उस अरमान सिंघानिया पर राज करो। ध्रुव भी जल्दी से आस्था को समझाते हुए बोला, भाभी प्लीज, आप इस तरह अरमान भाई से मत डरो। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे। हाँ, माना कि उन्हें लड़कियों से कुछ ज्यादा ही नफरत है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी औरतों को लेकर इस सोच को बदल दोगी। और हम सब तो हैं ही आपके साथ, इसलिए आप ज्यादा फिक्र मत करो, हम सब संभालेंगे। आस्था ने जैसे ही अरमान के मिजाज और लड़कियों से नफरत के बारे में सुना,
तो उसे काफी डर लगने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, अरमान लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करता है, और इतनी हद तक नफरत करता है कि पूरे बंगलों में कोई भी वर्कर लेडी तक नहीं है, और शायद इसीलिए मुझे अपने रूम में देखकर उन्होंने मुझ पर गोली चला दी। ये सोचते ही आस्था का गला सूखने लगा। तभी दादाजी हल्की तेज आवाज में कहने लगे, चुप करो नालायको। अगर इस तरह से तुम सब बहू को डराने लग जाओगे तो ये किस तरह से अरमान के बारे में सोचेगी और कैसे अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाएगी। तुम्हें इसे हौसला देना है, ना कि इसे डराना है। और रही बात हमारी, तो हम आज हैं, कल नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले अपने पोते और आस्था को इस घर में सुकून और चैन से जिंदगी जीते हुए देख सके। शायद तब हमारा गिल्ट कुछ कम हो जाए। आहान हैरानी से बोला, क्या बात है दादाजी, आप किस गिल्ट की बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं? तभी सुमित आगे आया और कहने लगा, ट्रस्ट मी दादाजी, अरमान ने कल रात हमसे रूडली बात की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देखकर आस्था अपना सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि दादाजी किस बारे में बात कर रहे थे। तभी मायूस दादाजी आस्था के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब उन चारों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। तब ध्रुव आगे आया और दादाजी के हाथों को पकड़कर नीचे कर दिया। आखिर बात क्या है दादाजी? आप इस तरह से भाभी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? दादाजी उन चारों की ओर मुड़कर बोले, तुम चारों ये बात अच्छे से जानते हो कि हम चाहकर भी तुमसे कुछ नहीं छुपा सकते हैं, और हमें इस बात का गिल्ट है कि हमने आस्था बेटी को अरमान से शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या? जैसे ही उन चारों ने ये सुना, उनका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, और तभी वो चारों हैरानी से बोलने लगे, दादाजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो खुद अरमान भाई को लड़की दिखाने के लिए लेकर गए थे ना, तो फिर शादी के लिए मजबूर, इसका क्या मतलब है? और आप प्रियंका भाभी के सामने हाथ क्यों जोड़कर खड़े हुए हैं? आस्था के दिल में ये सारी बातें कांटों की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। दादाजी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हम तुम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि ये प्रियंका नहीं, आस्था है। प्रियंका तो शादी के दिन मंडप से भाग गई थी, तब हमें मजबूरन प्रियंका की जगह उसकी कजन आस्था को शादी के मंडप में बैठाना पड़ा। आकाश टेंशन में आकर बोला, दादाजी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अरमान को इस बात का पता चला तो वो कितने गुस्से में आ जाएगा, और वो अपने गुस्से में क्या कुछ कर सकता है ये हमसे छुपा नहीं है। आप जानते हैं ना, उसे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अरमान को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन हम क्या करते? उस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए आज हम तुम लोगों को ये सारी बातें बता रहे हैं, ताकि अरमान कोई गलत कदम ना उठा पाए। आहान ने डरते हुए अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोला, ये क्या कह रहे हैं आप दादाजी? आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि अरमान ब्रो को जब इस सच के बारे में पता चलेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबको गोली से उड़ा देंगे। आहान की बात सुनकर आस्था को लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। वो जोरों से खांसने लगी और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गए। उसकी हालत देखकर ध्रुव ने आस्था को सोफे पर बिठाया और उसके लिए पानी लेकर आ गया। उसने उसे पानी पिलाया और शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब आस्था थोड़ी शांत हुई तो घबराते हुए पूछा, दादाजी आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ये शादी कर लेती हूँ तो मेरे परिवार पर किसी तरह की कोई आँच नहीं आएगी। फिर आहान भाई ये क्या कह रहे हैं? क्या आपके पोते मिस्टर अरमान सिंघानिया वाकई मेरे परिवार का कत्ल कर देंगे? आस्था के चेहरे पर उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर दादाजी ने जल्दी से आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव की ओर कुछ इशारा किया। वो सब जल्दी से दादाजी की बात समझते हुए एक एक करके कहने लगे, अरे भाभी, आहान तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप ये सब छोड़िए और बिल्कुल चिल कीजिए। आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, और ना ही हम सब अरमान भाई को आपको हर्ट करने देंगे। डोंट वरी, आपके चार देवर यहाँ मौजूद हैं जो आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन अभी तो आप लोगों ने कहा कि आप सब अलग अलग रहते हो, सिर्फ आहान जी ही यहाँ रहते हैं। अब जैसे ही आस्था ने आहान को आहान जी कहा, आहान की आईब्रोज अप हो गई। आहान खुशी से आगे आया और अपने दोनों हाथों को जोड़कर आस्था के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी एक बार फिर से मुझे आहान जी कहिए। आप नहीं जानती हैं भाभी, आज तक मैंने अपने लिए कामचोर, गधा, नालायक ऐसे ही शब्द सुने, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है। मन तो धन्य हो गया भाभी। आप जल्दी बताइए आपके चरण कहाँ हैं? इतनी टेंशन वाले माहौल में भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। माहौल को थोड़ा लाइट होता देखकर दादाजी आस्था की ओर देखते हुए बोले, बेटा भले ही ये सब यहाँ ना रहते हो, लेकिन यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं रहते हैं, आस पास ही रहते हैं। तुम ये लो अपना नया फोन,
हमने इसमें तुम्हारे इन चारों नालायक देवरों के नंबर सेव भी कर दिए हैं। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुम्हें सिर्फ इन्हें बताना होगा। ये कहकर दादाजी ने आस्था की तरफ एक फोन बढ़ा दिया। आस्था उम्मीद भरी नजरों से चारों की तरफ देखने लगी। दादाजी जितनी आसानी से आस्था को ये सब समझा रहे थे, क्या सच में ये इतना ही आसान था? क्या होगा जब अरमान को इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा? क्या आस्था इस परिवार में अपनी नई जिंदगी को संभाल पाएगी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो